Good morning students. Today we are discussing about the topic +1 topic locomotion and movement. +1 का टॉपिक है एक चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट. आज हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं. मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जो है टेक्स्ट बुक को ज़रूर रीड करें. बिना टेक्स्ट बुक रीडिंग के आपका जो पर्पस है स्टडी करने का, नॉलेज गेन करने का, वो सॉर्ट आउट नहीं होगा. सो आपको NCERT टेक्स्ट बुक की रीडिंग करनी ज़रूरी है. ठीक है, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है. अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, बायोलॉजी आपने सब्जेक्ट फ्यूचर में ऑप्ट किया है, तो आपको टेक्स्ट बुक रीडिंग करनी मैंडेटरी है, ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आज हम लोग +1 का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट. तो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे लोकोमोशन है क्या. व्हाट इज़ एक्चुअली लोकोमोशन? इट इज़ अ वॉलेंट्री मूवमेंट. वॉलेंट्री मूवमेंट, हम अपनी मर्जी से जो काम करते हैं उसको वॉलेंट्री कहते हैं. मान लीजिए आपके स्कूल में कोई फंक्शन हुआ, फंक्शन में आपने पार्टिसिपेट किया, तो वो आपकी विलिंग थी, आप वॉलेंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हो. वॉलेंटियर्स होते हैं. एक प्रोग्राम अरेंज करवाया जाता है, उसमें कहा जाता है कि स्टूडेंट्स की डिफरेंट डिफरेंट ड्यूटीज़ लगाई जाएंगी, तो वो वॉलेंटियर्स होते हैं. आपने वो काम अपनी स्वेच्छा से चयन किया है. तो ऐसा मूवमेंट जिसमें वॉलेंट्री मूवमेंट्स हो रिजल्टिंग इन अ चेंज इन लोकेशन. आपकी जो पोजीशन है, लोकेशन है, उसका चेंज होगा. फॉर एग्जांपल इनिशियली आप एक सेंटर पॉइंट पे कहीं खड़े हो, आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, वहां से आपको जो है वेस्ट डायरेक्शन में जाने को बोला जाए, तो आप वेस्ट डायरेक्शन में जब जाओगे तो आपकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, लोकेशन चेंज हो जाएगी. तो ये क्या है? वॉलेंट्री मूवमेंट है. वॉलेंट्री आपने सेलेक्ट किया कोई काम करने के लिए, जिसकी वजह से आपकी जो पोजीशन है, लोकेशन है, वो चेंज हो गई. पहले आप कहीं ईस्ट में लाई कर रहे थे, अब आप कहीं वेस्ट में कहीं आपकी लोकेशन मिलेगी आपको. नाउ ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट्स. जितनी भी लोकोमोशंस हैं, आइदर प्लांट में भी लोकोमोशन मूवमेंट्स होती हैं, पर वो मूवमेंट्स डिफरेंट हैं. उसकी बात हम आगे करेंगे. ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट्स बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन. जितनी भी सारी मूवमेंट्स हैं वो सबकी सब लोकोमोशन नहीं हो सकती है. और ये दोनों स्टेटमेंट्स आपस में लिंक्ड हैं. ये आपके असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन में आता है कई बार पूछने के लिए, विच वन इज करेक्ट. ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट्स. जितनी भी मूवमेंट्स हैं, आइदर एनिमल की डिफरेंट मूवमेंट्स है, आप खाना खा रहे हैं, जॉगिंग करने जा रहे हैं, वो सब क्या है? लोकोमोशंस है. वो लोकोमोशंस की वजह से मूवमेंट्स पॉसिबल हो पा रही हैं. लेकिन जब हम बात करें कि बट सभी की मूवमेंट्स जो हैं, जितनी भी मूवमेंट्स हम कर रहे हैं, क्या वो लोकोमोशन है? मैं अगर बैठे बैठे यहाँ पर ये पेन की मूवमेंट कर रही हूँ, पेन को मूव कर रही हूँ, तो दैट इज नॉट लोकोमोशन. पेन क्या है? नॉन लिविंग थिंग है. और हम लोग बायोलॉजी में किसकी बात करते हैं? लिविंग थिंग्स की. ठीक है. एग्जाम्पल, हम पैरामीशियम का एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर. इन पैरामीशियम सीलिया हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ फूड. पैरामीशियम का अगर स्ट्रक्चर आपको ध्यान हो, स्लीपर शेप स्ट्रक्चर रहता है जिसमें सीलिया लगे रहते हैं उसके साइड वॉल्स पे. तो सीलिया क्या कर रहे हैं? इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू साइटोफेरेनेक्स. साइटोफेरेनेक्स उसकी गट लाइनिंग में स्ट्रक्चर रहती है जिसको साइटोफेरेनेक्स कह रहे हैं. एंड इन लोकोमोशन सीलिया किस में हेल्प कर रहा है? पैरामीशियम में जो सीलिया प्रेजेंट है वो मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू साइटोफेरेनेक्स एंड इन लोकोमोशन. हाइड्रा का एग्जाम्पल है, तो हाइड्रा में टेंटेकल्स मिलते हैं. हाइड्रा में अगर आपने क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से की है प्लांट्स एनिमल्स का, तो आपको पता चलेगा हाइड्रा के जो डायग्राम है उसमें टेंटिकल्स लगे हुए मिलते हैं. ठीक है. अगर यहाँ ये हाइड्रा का हम डायग्राम बना लें तो यहाँ टेंटिकल्स लगे हुए मिलेंगे. ये टेंटिकल्स क्या काम करते हैं? टू कैप्चर प्रे. कोई भी प्रे आसपास आ रहा है तो उसको कैप्चर कर लेंगे. कैप्चर करने के बाद वो क्या करते हैं? उसको प्रे को वो अपना इंजेक्शन प्रोसेस में यूज कर लेते हैं. और लास्ट में हम टेंटिकल्स का बात करते हैं, तो वो लोकोमोशन में भी हेल्प करेंगे. हाइड्रा की लोकोमोशन में हेल्प कर रहे हैं. लिम्स क्या हैं? जैसे हम अपने लिम्स की बात करें, फोर लिम्स और हिंड लिम्स, दे हेल्प टू चेंज बॉडी पोस्चर. बॉडी पोस्चर को चेंज करने में हेल्प कर रहे हैं हमें, और फिर लोकोमोशन. साथ ही साथ हमारे फोर लिम्स, आप पैरों से चल के एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, लोकोमोशन है. टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इन ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स में हम देखें कौन कौन सी टाइप्स की मूवमेंट्स हैं. अमीबॉइड मूवमेंट की बात करें, सीडोपोडिया जो है, अमीबा आपने देखा है, अमीबा में सीडोपोडिया आपको मालूम रहेगा. तो ह्यूमन बींग्स में अमीबॉइड मूवमेंट मिलेगी. कैसे मिलेगी? बाय सीडोपोडिया
फॉर्म्ड बाय स्ट्रीमिंग ऑफ, किससे बन रहा है? फॉर्म्ड बाय स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म एज एन अमीबा। जिस तरह से अमीबा में साइटोप्लाज्म की मूवमेंट होती है जिससे कि वो एक जगह से दूसरी जगह सीरोपोडिया की हेल्प से मूव करता है, यहाँ ह्यूमन बींग्स में प्रोटोप्लाज्म की मूवमेंट से क्या है? सीरोपोडिया मूव करेंगे। साइटोस्केलेटल मसल्स, जितनी भी साइटोस्केलेटल मसल्स हैं लाइक माइक्रोफिलामेंट्स ऑल्सो हेल्प फॉर दिस। जितने भी साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स हैं जैसे कि माइक्रोफिलामेंट्स हैं वो इसमें हेल्प करेंगे इम्यूवाइड मूवमेंट में। फिर माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, सेल में नेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिससे कि सेल ऑर्गेनेल्स अपनी पोजीशन पे मेंटेन रहती हैं, तो वो माइक्रोफिलामेंट्स भी हेल्प करती हैं इम्यूवाइड मूवमेंट्स में। एग्जाम्पल मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट्स। मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट्स आपको कहाँ मिलेंगे? ब्लड में आपके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सीलियरी मूवमेंट। सीलियरी मूवमेंट में बात करें तो सीलिया से मूवमेंट हो रही है, कहाँ होगी? सीलियरी मूवमेंट्स इन ट्रैकिया, हमारे जो माउथ के नीचे जो गट लाइनिंग है, ठीक है, ट्रैकिया में होगी। टू रिमूव डस्ट पार्टिकल्स एंड फॉरेन सब्सटेंसेस। जब आपको छींक आती है, खांसी उठती है, तो क्या है? आपकी सांस से जो है कुछ डस्ट पार्टिकल्स अंदर चले गए हैं, फॉरेन पार्टिकल्स अंदर चले गए हैं। जब छींक आएगी तो पार्टिकल बाहर निकल आएंगे, और अगर कफ उठ रही है दैट मीन्स वो डस्ट पार्टिकल कहीं ना कहीं अंदर ट्रैप हो रहे हैं उसमें, म्यूकस में। एंड ओविडक्ट की मूवमेंट में वहां पर ओवा को पैसेज देने के लिए जो है काम आता है सीलिया का। सीलियरी मूवमेंट्स वहां काम करती हैं। फॉर श्योर ये ओविडक्ट्स जो हैं मतलब पैसेज ऑफ ओवा फीमेल का कैरेक्टरिस्टिक है, फीमेल ह्यूमन बीइंग का। मस्कुलर मूवमेंट बाय मसल्स, एग्जाम्पल मूवमेंट ऑफ लिम्स। मस्कुलर मूवमेंट्स जब आपकी कब होंगी? जब आप जिम में एक्सरसाइज करने जाओगे, डंबल्स मजबूत करोगे, तो वहां पर क्या है? मस्कुलर मूवमेंट्स है, ठीक है। फ्लैजुलर मूवमेंट्स कौन से हैं? हेल्प इन द स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ की स्विमिंग में हेल्प कर रहे हैं। मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट, वाटर करंट की मेंटेनेंस कर रहे हैं इन द कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस एंड इन लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोआ लाइक यूग्लिना। फ्लैजिला क्या होते हैं? सीलिया से लंबे होते हैं, बहुत ज्यादा लेंथ होती है उनकी फ्लैजिला की। किस में हेल्प कर रहे हैं? हेल्प इन द स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ। स्पर्म्स जब रिलीज हो जाएंगे तो स्पर्म्स की स्विमिंग कैसे होगी? स्पर्मेटोजोआ की स्पर्म्स में से स्पर्मेटोजोआ निकलते हैं, उनकी स्विमिंग कैसे होगी? फ्लैजुलर मूवमेंट से। मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस। जितने भी स्पॉन्जेस आपने पढ़े हैं उनकी कैनाल सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, वाटर करंट को मेंटेन करने के लिए। लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोन्स, यूग्लिना एग्जाम्पल है, यूग्लिना की मूवमेंट के लिए भी हेल्पफुल है फ्लैजुलर मूवमेंट्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो मूवमेंट्स बता रहे हैं हम लोग, इट इंक्लूड्स मसल्स विच आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन। मूवमेंट्स में क्या है? ऐसे मसल्स को इंक्लूड किया जाता है जिनका ओरिजिन क्या है? मेसोडर्मल है। हमें पता है कि कोई भी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के टाइम वहां पर 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट रहती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो ये मेसोडर्मल ओरिजिन की है। जितनी भी हमारी मसल्स हैं लिम्स में वो मेसोडर्मल इन ओरिजिन है। मसल्स कंस्टिट्यूट 40 to 50% ऑफ द बॉडी वेट। मसल्स क्या कर रहे हैं? 40 to 50% ऑफ द बॉडी वेट को कंस्टिट्यूट कर रहे हैं। मसल्स हैव एक्साइटेबिलिटी, एक्साइट बहुत जल्दी होते हैं, स्टिमुलस को मिला तो बहुत ज्यादा एक्साइटेबिलिटी रहती है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट बहुत जल्दी होते हैं। ये मसल्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी। एक्साइटेबिलिटी, कुछ भी आपको जो है खुशी की खबर मिलती है तो एकदम एक्साइट हो जाते हो, कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल जाए, ठीक है, और एकदम से कोई जो है बहुत अनएक्सपेक्टेड जो न्यूज मिल जाए तो भी आप एक्साइटेबिलिटी का लेवल नेगेटिव में चला जाता है। एक्साइटेबिलिटी तो होती है पर वो बहुत नेगेटिव में होती है। कॉन्टैक्टिलिटी, कॉन्टैक्ट करती है मसल्स और एक्सटेंड भी करती है। ये हम दोनों बात डिस्कस करेंगे जब हम मसल का स्ट्रक्चर और उसकी डिफरेंट स्टेजेस डिस्कस करेंगे। कॉन्ट्रैक्टाइल कब होती है और एक्सटेंड कब होती है। एंड इलास्टिसिटी, मसल्स में इलास्टिसिटी है। फॉर एग्जाम्पल हम इलास्टिक से ही ले लेते हैं। इलास्टिक जो है हम उसको खींचते हैं तो वो स्ट्रेच हो जाता है और जब छोड़ते हैं तो वापस वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है, लेकिन थोड़ा फर्क होता है उसमें। जो हम नया लेकर आते हैं और जो हम यूज किया होता है उसमें बहुत फर्क होता है। धीरे धीरे वो अपनी इलास्टिसिटी लूज कर देता है। मसल्स भी इसी तरह से फटीग भी हो सकती हैं, मसल्स भी थक सकती हैं, उन्हें भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है।
तो हम इलास्टिसिटी का भी डिस्कस यहाँ पर डिटेल में करेंगे। बेस्ड ऑन लोकोमोशन, लोकोमोशन के बेस पे मसल्स को हम 3 टाइप्स में बता रहे हैं, स्केलेटल मसल्स, विसरल मसल्स, कार्डियक मसल्स। स्केलेटल मसल्स को हम स्ट्राइएटेड मसल्स भी कहेंगे यहाँ पर, जिनमें स्ट्राइएशंस प्रेजेंट है। यहाँ पर देखिए डायग्राम में ये जो है स्ट्राइएशंस हैं, ये जो ब्लैक ब्लैक लाइंस बीच में लगी हुई है, स्ट्राइएटेड मसल्स हैं। दिस वन इज द विसरल मसल्स, जिनको हम स्मूथ मसल्स भी कह देते हैं, ठीक है, विसरल मसल्स है। कार्डियक मसल्स ये हैं, दिखा रहे हैं बीच में इंटरकैलेटेड डिस्क है। स्ट्राइएशंस तो इसमें भी हैं, जो पहले वाली में थे, ये सेम स्ट्राइएशंस यहाँ भी मिलेंगे आपको, लेकिन बीच में क्या है, इंटरकैलेटेड डिस्क है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर स्केलेटल मसल्स, जिनको हम स्ट्राइएटेड मसल्स भी कह रहे हैं, विसरल मसल्स, नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स, कार्डियक मसल्स। तो हम बात करें स्केलेटल मसल्स की, तो स्केलेटल मसल्स कैसी हैं, अटैच्ड टू स्केलेटन, नाम से ही पता चल रहा है स्केलेटल मसल्स है तो अटैच्ड टू स्केलेटन। विसरल मसल्स इन विसरल ऑर्गन्स मिलेगी। कार्डियक मसल्स कहाँ मिलेंगी, हार्ट वॉल में मिलेंगी। इसमें क्या है, स्ट्राइएटेड मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स स्ट्राइएटेड मसल्स है तो स्ट्राइएशंस प्रेजेंट हैं। नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स में स्ट्राइएशंस एब्सेंट है। यहाँ देखिए, यहाँ पे कहाँ है स्ट्राइएशंस, मिली है ऐसी वाली लाइंस, नहीं है स्ट्राइएशंस कहीं पर भी, तो यहाँ पर क्या होगा, स्ट्राइएशंस एब्सेंट होंगी। कार्डियक मसल्स में प्रेजेंट है। स्केलेटल मसल्स वॉलेंट्री हैं, आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर रहे हो, अपना लिम्ब से मुंह की मूवमेंट कर रहे हो, तो ये वॉलेंट्री मूवमेंट्स है। विसरल मसल्स या नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स जो है इनवॉलेंट्री हैं, और कार्डियक मसल्स भी इनवॉलेंट्री हैं। आप अपनी हार्ट बीट कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपने लीवर को कंट्रोल नहीं कर सकते। विसरल ऑर्गन्स में एग्जांपल किसका आएगा, लीवर में, लीवर, लंग, तो इनको आप कंट्रोल कर सकते हो, नहीं कर सकते। इनवॉलेंट्री में अगर आप कार्डियक मसल्स का एग्जांपल होगा तो क्या आप हार्ट की बीट को कंट्रोल कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, नहीं कर सकते। स्केलेटल मसल्स में रिच ब्लड सप्लाई की जरूरत रहेगी, बहुत ज्यादा रिच ब्लड सप्लाई चाहिए। विसरल नॉन स्ट्राइएटेड में पुअर ब्लड सप्लाई चाहिए, बहुत ज्यादा अच्छी ब्लड सप्लाई नहीं चाहिए हमें। कार्डियक मसल्स में बहुत ज्यादा रिच ब्लड सप्लाई चाहिए। विसरल में इतनी पुअर ब्लड सप्लाई की जरूरत क्यों पड़ी है, क्योंकि वो एक फ्लूइड में फ्लोटिंग रहते हैं, ठीक है, तो वो फ्लूइड में जब फ्लोटिंग है तो वहां पे ब्लड कैपिलरीज वगैरह का कनेक्शन बहुत पुअर रहेगा, तो पुअर ब्लड सप्लाई रहेगी। फटीग कैसा है मसल्स का, स्केलेटल मसल्स जल्दी जल्दी थक जाती हैं। विसरल मसल्स जो है नॉन स्ट्राइएटेड, वो नॉन फटीग है, वो कभी थकती नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी फ्लूइड में फ्लोटिंग है, ब्लड सप्लाई कहीं प्रॉपर है नहीं, तो वो नॉन फटीग है, थकेंगी नहीं। और कार्डियक मसल्स भी रिच ब्लड सप्लाई मिल रही है, नॉन फटीग है, ये भी कभी थक नहीं सकता, क्योंकि जब इसको इतना रिच ब्लड सप्लाई हम दे रहे हैं तो ब्लड हार्ट थक कैसे सकता है, ठीक है, उसको थकना मना है। स्केलेटल स्ट्राइएटेड मसल्स में क्या आएगा, मल्टी न्यूक्लिएट है। विसरल मसल्स यूनी न्यूक्लिएट, सिंगल न्यूक्लियस मिलेगा। कार्डियक मसल्स में भी यूनी न्यूक्लिएट है, सिंगल न्यूक्लियस है। सिर्फ मल्टी न्यूक्लिएट किस में है, स्केलेटल मसल्स में, जिसमें स्ट्राइएशंस बहुत ज्यादा प्रेजेंट रहेंगी। स्केलेटल मसल्स में मोर माइटोकॉन्ड्रिया, अब देखिए जिसमें रिच ब्लड सप्लाई है उसमें मोर माइटोकॉन्ड्रिया ही आएंगे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, यहाँ पर एनर्जी को इंक्रीज करना, वहां पर एनर्जी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, तो स्केलेटल मसल्स बहुत जल्दी थक भी जाती है, ये फटीग भी हो जाती है, ठीक है। सो स्केलेटल मसल्स जो है मोस्ट माइटोकॉन्ड्रिया है। कार्डियक मसल्स में भी मोर माइटोकॉन्ड्रिया है। विसरल जो मसल्स है वो लेस माइटोकॉन्ड्रिया में है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम में हम स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमने बात की थी स्ट्राइएशंस प्रेजेंट है, नॉन स्ट्राइएटेड है, स्ट्राइएटेड है। वॉलेंट्री सीएनएस, वॉलेंट्री सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है, और ये सब पेरिफेरल है, ठीक है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है। ये इनके स्ट्रक्चर्स हैं, फ्यूजिफॉर्म शेप इसकी है, और ये इंटरकैलेटेड यहाँ पर डिस्क मिलेंगी आपको। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हम सिंगल मसल का डायग्राम देख रहे हैं। सिंगल मसल के डायग्राम में मायोफाइब्रिल है, मसल फाइबर, सिंगल यूनिट मायोफाइब्रिल है, ठीक है। उसके अंदर हम बात कर रहे हैं मसल फाइबर की, मसल सेल की। फिर हम बात कर रहे हैं फेसिकल की, फेसिकल
मसल बंडल की बात कर रहे हैं। फिर बाद में हम बात करेंगे नोड की, फिशिया या फैसिया। फैसिया बोलते हैं इसको, फैसिया, फिशिया भी बोल सकते हो, जैसा आपको प्रोनाउंसिएशन इजी लगे। मायोफाइब्रल, मसल फाइबर, मसल सेल भी कह रहे हैं, फेसिकल, मसल बंडल, नोड, फैसिया, फैसिया। यहाँ पे देखिए मायोफाइब्रल में हम बात करेंगे मायोफिलामेंट्स की। एक्टिन फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट, 2 फिलामेंट्स डिफरेंट उनकी बात कर रहे हैं। यहाँ उसका डायग्राम देख लेते हैं। सिंपल जो है सार्कोल, यहाँ हम देख रहे हैं आउटरमोस्ट जो लेयर है सार्कोलिमा, ये हम सिंगल मायोफाइब्रल का डायग्राम बता रहे हैं, सार्कोलिमा। नेक्स्ट अंदर जो इसके फ्लूइड मटेरियल है, जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइक स्ट्रक्चर है ना, ER लाइक, इसके अंदर जो मटेरियल है वो सार्कोप्लाज्मिक है। ठीक है, ये जो बीच में लाइंस यहाँ दिखाई जा रही है उनको कह रहे हैं सार्कोप्लाज्म। यहाँ पे अंदर सार्कोप्लाज्म मिलेगा। मल्टी न्यूक्लिएटेड क्या बता रहा है, स्ट्रक्चर है इसका, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, ये ER जो है हम नॉर्मल में ER कहते हैं, इसमें यहाँ इसको क्या कह रहे हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कैल्शियम आयंस रिच रहता है स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर आगे जाके कंबाइन होके बनाएगी, वो बनाएगी मसल फाइबर, मसल सेल, जिसको बाहर वाली जो लाइनिंग है उसको कहते हैं एंडोमाइसीलियम। ये अंदर छोटे छोटे जो दिखाई है मैंने, ये देखिए सिंगल मायोफाइब्रल को अरेंज किया है डिफरेंट ऑर्डर उसमें। तो यहाँ पर क्या है, पूरा का पूरा मसल फाइबर बन गया। मसल फाइबर बहुत सारे इकट्ठे होकर के यहाँ पे एक मसल बंडल बना लेंगे, जिसको फेसिकल कह रहे हैं। इसकी आउटरमोस्ट लेयर को क्या कह रहे हैं, पेरीमाइसीलियम। पेरीमाइसीलियम जो है, ये जो मसल बंडल है, ये जब फैसिया में नोड में कन्वर्ट होगा तो यहाँ देखिए ये बहुत सारे एक साथ इकट्ठे हो गए हैं मसल बंडल, फेसिकल इकट्ठे हो गए हैं। और आउटर मोस्ट लेयर को क्या कह रहे हैं, एपीमाइसीलियम। दोबारा से देख लीजिए, हम ऊपर बात कर रहे थे मायोफाइब्रल सिंगल यूनिट है मसल की, उसके बाद मसल सेल की या मसल फाइबर की बात करेंगे हम, फिर फेसिकल, मसल बंडल, फिर नोड, फैसिया। यहाँ पर मायोफाइबर में मायोफिलामेंट्स मिलेंगे, जो कि एक्टिन फिलामेंट है और मायोसिन फिलामेंट है। यहाँ पर सिंगल स्ट्रक्चर मायोफाइब्रल का दिखाया जा रहा है। ये देखिए, ये मायोफाइब्रल की आउटरमोस्ट लाइनिंग है सार्कोलेमा, अंदर इसके सार्कोप्लाज्म है, जैसे साइटोप्लाज्म सिंगल सेल में होता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है तो न्यूक्लियस जगह जगह बिखरे हुए मिलेंगे। ER की जगह पे यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा, जो कि कैल्शियम आयन रिच है। एक सिंगल मायोफाइब्रल जब बहुत सारे मायोफाइब्रल के साथ अटैच हो जाता है तो वो बनाता है मसल फाइबर। आउटरमोस्ट लेयर को कहेंगे एंडोमाइसीलियम। जब एक मसल फाइबर और सारे मसल फाइबर्स के साथ इकट्ठा होकर के एक स्ट्रक्चर बनाता है फेसिकल, जिसको मसल बंडल कह रहे हैं, उसके आउटरमोस्ट लेयर को कह रहे हैं पेरीमाइसीलियम। अब ये एक मसल बंडल जो है और बहुत सारे मसल बंडल्स के साथ इकट्ठा होकर के एक मसल नोड, फैसिया बनाता, जिसको क्या, इसके आउटरमोस्ट लेयर को क्या कह रहे हैं, एपीमाइसीलियम। ठीक है, एपीमाइसीलियम। नेक्स्ट अब देखिए, यहाँ पे जो हमने मायोफाइब्रल का स्ट्रक्चर देखा था, इस मायोफाइब्रल के स्ट्रक्चर में को हम और ज्यादा डिटेल में कर लेते हैं कि ये डिटेल में क्या है। ठीक है, ये सिंगल जो है स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट है। मायोफिलामेंट में 2 हमने कंपोनेंट्स की बात की थी, एक्टिन और मायोसिन की। वो हम यहाँ बात करेंगे कि एक्टिन कौन सा है, मायोसिन कौन सा है। यहाँ पे देखिए, ये वाली जो लाइंस हैं इनको एक्टिन फिलामेंट लिखा है। ठीक है, और ये जो बीच वाले हैं थिक स्ट्रक्चर्स, थिक लाइंस, ये है मायोसिन। ठीक है, ये जो सिंगल लाइन है हॉरिजॉन्टल में, इनको क्या कह रहे हैं, एक्टिन फिलामेंट्स। अब यहाँ देखिए, ये जो वर्टिकल लाइन है इसको कहेंगे जेड लाइन, वर्टिकल लाइन, जेड लाइन। और ऐसे एक वर्टिकल जिगजैग लाइन है मायोसिन फिलामेंट्स के बीच में, उसको एम लाइन कह रहे हैं। एम लाइन क्यों, मायोसिन के बीच में से निकल रही है। एक्टिन के बीच में से निकलने वाली A to Z, Z लाइन इज वर्टिकल लाइन, A इज एक्टिन फिलामेंट्स के बीच में से निकलने वाली वर्टिकल लाइन, Z लाइन। ठीक है, अब देखिए, जहां पर A के बीच में से Z लाइन वर्टिकल निकल रही है तो वहां के आसपास के बैंड को एक कहते हैं आई बैंड। ठीक है, आई बैंड। ऐसे ही हम बात करें H बैंड की, जहां पर M लाइन जो है वर्टिकल जिगजैग होकर निकल रही है परपेंडिकुलर टू मायोसिन, तो वहां पर बनेगा H जोन। ठीक है, और मायोसिन के जो ऊपर वाला जो जोन है
उसको क्या कह रहे हैं, ए बैंड। ठीक है, ए बैंड आपको याद करना है। इसके रेफरेंसेस भी हम बताएंगे। देखिए एक्टिन के फिलामेंट के अंदर आपको कौन कौन से कंपोनेंट्स आगे फर्दर मिलेंगे, एफ एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन। ठीक है, ये शॉर्टकट ट्रिक है, जब हम फर्दर आगे स्टडी करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। एच जोन, आई बैंड, एम लाइन, ए अगेन ए बैंड, जेड लाइन। तो यहाँ पर ये कौन सा डिक्रीज कर रहा है और कोई किस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और कौन सा डिक्रीज करेगा, ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा जब हम इसकी कॉन्ट्रैक्सेशन और रिलैक्सेशन की बात करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हम ये स्ट्रक्चर देखते हैं। ये देखिए 1 एक्टिन जो मॉलिक्यूल है उसके साथ 3 मायोसिन सराउंडेड है। तो हम ये देखें कि ये एक एक्टिन है, इसके आसपास 3 मायोसिन है। ठीक है, एक एक्टिन 3 मायोसिन। फिर हम बात करें 1 मायोसिन के आसपास क्या 6 एक्टिन है। 1 मायोसिन के पास 6 एक्टिन, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये एक्टिन है। ठीक है, और ये मायोसिन है। अब देखिए मायोसिन के आसपास क्या 6 एक्टिन, तो ये 1 2 3 4 5 6, ये सारे बाहर वाले एक्टिन है। एक एक्टिन के पास कितने मायोसिन है, 3। एक्टिन फिलामेंट की हम बात करें, एक्टिन फिलामेंट में हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स मिलेंगे, एक्टिन प्रोटीन मिलेगा, 2 ट्रोपोमायोसिन मिलेंगे और 1 ट्रोपोनिन मिलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है एक्टिन प्रोटीन में के साथ हमें 2 ट्रोपोमायोसिन मिलने वाले हैं, 2 यूनिट्स ट्रोपोमायोसिन की मिलेंगी और 1 यूनिट मिलेगी ट्रोपोनिन की। एक्टिन प्रोटीन कैसे है वो देख लिए हम लोग। एक्टिन प्रोटीन की बात करें तो एक्टिन प्रोटीन में एफ एक्टिन मिलेगा, इस तरह से ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स हैं छोटी छोटी सी, इनको ग्लोबुलर प्रोटीन भी कह रहे हैं। ठीक है, तो ग्लोबुलर प्रोटीन है, 2 ट्रोपोमायोसिन यूनिट्स मिलेंगी, 1 ट्रोपोनिन मिलेगा। तो ये स्ट्रक्चर देखिए ध्यान से जरा, यहाँ पर देखिए ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है एफ एक्टिन का, जिसमें कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई हुई हैं। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में देखिए एफ एक्टिन जो है वो फ्लो कर रहा है। एफ एक्टिन के साथ ये जो रॉप लाइक स्ट्रक्चर है, ये कौन सी स्ट्रक्चर है, ये ट्रोपोमायोसिन है। 2 ट्रोपोमायोसिन की यूनिट उसके ऊपर जो है टाइड अप, ऐसे एक रस्सी दूसरी रस्सी के ऊपर लगाई जाए। 2 रस्सियां हैं ट्रोपोमायोसिन की, 2 है रोप्स ऑफ ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोनिन की ये छोटी छोटी 3 यूनिट्स दिखा रखी हैं, जिनको ITC के नाम से जानते हैं। ट्रोपोनिन को ITC, सी मतलब कैल्शियम आयन रिच है यहाँ पर ये। ठीक है, सी जो है यहाँ पर कैल्शियम आयन रिच रहेगा। ट्रोपोमायोसिन की 2 यूनिट समझ में आई, ट्रोपोनिन की 3 यूनिट्स, ITC सी कैल्शियम रिच। एफ एक्टिन मायोसिन बाइंडिंग साइट है, यहाँ पर मायोसिन आके बाइंड करेगा। मायोसिन बाइंडिंग साइट में आपको फिर से दिखा, ये देखिए ये जो मायोसिन है, मायोसिन जो है जब इस मसल्स के उस साथ कांटेक्ट करेगा एक्टिन के साथ, तो यहाँ पर मायोसिन बाइंडिंग साइट भी मिलेगी एफ एक्टिन के ऊपर। मायोसिन फिलामेंट क्या है, मीरोमायोसिन, इसमें एक ही प्रोटीन मिलेगा मीरोमायोसिन के नाम से। ये देखिए ये भी ऐसे स्नेक लाइक स्ट्रक्चर, 2 स्नेक जो हैं, 2 स्नेक्स जैसे आपस में कॉइल होके एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जिसमें आगे जो उसकी तरफ है एक्टिन बाइंडिंग साइट रहेगी और एक रहेगी ATP बाइंडिंग साइट। और जब ये आपस में यहाँ क्रॉस कर रहे हैं तो एक क्रॉस आर्म की फॉर्मेशन कर रहे हैं, हेड जो है वो बना रहे हैं। ठीक है, हेड में क्या मिलेगा, एक्टिन बाइंडिंग साइट 2 है, ATP बाइंडिंग साइट 2 है, क्रॉस आर्म है 1। टेल में क्या मिलेगा, लाइट मीरोमायोसिन, लाइट मीरोमायोसिन मिलेगा यहाँ पर। हेड में हैवी मीरोमायोसिन मिलेगा। ATP जो है वो ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में ब्रेक डाउन होगा, एनर्जी रिलीज होगी 30.5 किलो जूल की। ठीक है, अब एक्टिन और मायोसिन में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि एक्टिन और मायोसिन में डिफरेंस क्या है। मायोसिन ए बैंड रिच है, एक्टिन में ए बैंड और आई बैंड मिलेंगी।
ऑन कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन में मायोसिन की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी और एक्टिन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, एक्टिन इंक्रीज करता जाएगा। मायोसिन थिक फिलामेंट्स हैं और एक्टिन थिन फिलामेंट्स हैं। मायोसिन सराउंडेड बाय 6 एक्टिन, एक्टिन सराउंडेड बाय 3 मायोसिन। ये हमने अभी हेक्सागोनल डायग्राम से डिस्कस किया है अभी। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन में देखिए इलेक्ट्रोबायोकेमिकल प्रोसेस है ये, मीन्स यहाँ पे थोड़े से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगी प्लस बायोकेमिकल रिएक्शंस भी होंगी। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यहाँ पे एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनेगा जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि ये देखिए कि सबसे पहले क्या होगा कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वोल्ट जनरेट होगा। कैसे जनरेट होगा? न्यूरोट्रांसमीटर एसिटोकोलिन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आयंस जो हैं 3 सोडियम आयंस रिलीज होंगे और रिलीज होकर के ये जो इस तरफ नेगेटिव चार्ज है उसके ऑपोजिट साइड रिसेप्टर्स लगे रहेंगे, उन रिसेप्टर्स पर आएंगे। ठीक है, ये जो यू शेप स्ट्रक्चर्स बनाई हुई हैं दीज आर कॉल्ड रिसेप्टर्स। इन रिसेप्टर्स पे आके 3 सोडियम आयंस अटैच हो जाएंगे और अंदर की तरफ फ्लिप करने की कोशिश करेंगे और नेगेटिव आयन बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, सो न्यूरो जो मस्कुलर जंक्शन से क्या है, एक जो ट्रांसमिशन है इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन इम्पल्स जो जनरेट होगा और वो जाएगा मोटर एंड प्लेट पे। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ देखिए -60 मिलीवॉट से -70 मिलीवॉट तक एक करंट जनरेट होगा इस मेम्ब्रेन पर। और ये वाली हमारी वही जेड लाइन आ गई। ठीक है, ये एक्टिन है, ये जेड लाइन है और ये मायोसिन के फिलामेंट्स हैं, ये थिन लाइन है, ये मायोसिन है। ठीक है, मायोसिन अभी भी वैसे ही है, थिन फिलामेंट है और ये जेड लाइन है जिसको टी टिब्यूल कह रहे हैं। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे, अभी हमने बात की पोलराइज स्टेट की, डिफरेंट स्टेट बात करेंगे। तो पोलराइज कैसे हो रहा है हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, न्यूरो ट्रांसमीटर एसिटाइलकोलाइन से न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पर एक जो है मोटर एंड प्लेट पे सिग्नल जनरेट हुआ है, इम्पल्स जनरेट हुई है। इसका वोल्टेज कितना रहेगा, -60 मिलीवोल्ट से -70 मिलीवोल्ट। ठीक, नेक्स्ट हम बात करें डीपोलराइज स्टेट की। डीपोलराइज स्टेट में क्या होगा, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है यहाँ से हटके इम्पल्स जो है वो जनरेट जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगी, तो इसको कह रहे हैं डीपोलराइज्ड। पहले करंट इस तरफ आ रहा था, नेगेटिव अंदर की तरफ था, पॉजिटिव बाहर की तरफ। आप देखिए नेगेटिव बाहर चला गया, पॉजिटिव अंदर आ गया। और डीपोलराइज स्टेट ये तो हो चुकी खत्म, यहाँ पे चेंजेस हो गए। अब डीपोलराइजेशन यहाँ आएगा जेड लाइन में। तो यहाँ जो टी टिब्यूलिन थी, टी टिब्यूलिन बताई थी मैंने आपको, टी टिब्यूल पर यहाँ पर क्या होगा, ये थिन फिलामेंट है। यहाँ पर एक जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बात की थी हमने, जिसमें कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा रहती है, ये मायोसिन को कवर किए रहता है। यहाँ पर मायोसिन ऐसे ही नहीं वहाँ पे फ्रीली मूव हो रहा है, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो हमने माया फिलामेंट में बात की थी। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, यहाँ से कैल्शियम आयंस को बाहर की तरफ रिलीज करेगा। तो यहाँ अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा जनरेट हो चुका है। इतना सारा पॉजिटिव चार्ज अंदर जनरेट होने के बाद कैल्शियम आयंस क्या करेंगे, थिन फिलामेंट पे जाएंगे। कैल्शियम आयंस क्या ट्रोपोनिन प्रोटीन के साथ बाइंड करेंगे। जो आपको मैंने ट्रोपोनिन की 3 वो बताई थी सब यूनिट्स, आई, टी और सी। तो आई इनिशिएशन हो गया, टी ट्रांसमिशन डीपोलराइज स्टेज में हो गया, सी में क्या करेंगे, कैल्शियम आयंस जो है वो उस पर बाइंड कर जाएंगे ट्रोपोनिन प्रोटीन पे ड्यू टू कन्फर्मेशन चेंजेस इन ट्रोपोमायोसिन एंड एफ एक्टिन। एफ एक्टिन और ट्रोपोमायोसिन में कुछ चेंजेस आएंगे जिसकी वजह से कैल्शियम आयंस ट्रोपोनिन प्रोटीन पे बाइंड कर जाएंगे। तो मायोसिन बाइंडिंग साइट गेट रिलीव। अब यहाँ पर जहां पर वो बाइंड किए थे उसी साइट पे इसको बाइंड करना है मायोसिन को। ये देखिए दोबारा से वो स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि मायोसिन के स्ट्रक्चर्स कैसे हैं। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं, एटीपी का सिंगल एक मॉलिक्यूल एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में ब्रेकअप हो जाएगा और -30.5 किलो जूल एनर्जी रिलीज होगी। कब होगी, नेक्स्ट स्टेप में, 4th स्टेप में, जब यहाँ देखिए ये बाइंड कर गए हैं और एक पावर स्ट्रोक पीछे की तरफ जाएगा। पीछे की तरफ क्यों जा रहा है, क्योंकि यहाँ क्रॉस ब्रिज ये जो बना रहा है, यहाँ पर क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो रही है किसकी वजह से, एनर्जी रिलीज हुई थी। यहाँ पर एनर्जी रिलीज हुई थी, एनर्जी रिलीज हुई तो पीछे की तरफ धक्का दिया है, तो पावर स्ट्रोक एक पीछे की तरफ जाएगा। रिकवरी स्ट्रोक क्या है, जो मसल है वो वापस अपनी इनिशियल स्टेट पे आएगी। तो रिकवरी स्टेट क्या है, क्रॉस ब्रिज ब्रोकन, इन दोनों के बीच में जो क्रॉस ब्रिज बना था वो ब्रोक हो चुका है, न्यू एटीपी अटैच हो चुका है, नया एटीपी यहाँ पर अटैच हो जाएगा मायोसिन हेड के साथ
और ये जेड लाइन के साथ टी ट्यूब्यूल वैसे के वैसे आ जाएगा और एक्टिन फिलामेंट वैसे के वैसे रह जाएगा। मतलब आपकी मसल ने जो काम करना था वो एक सिंगल एटीपी यूज़ करके उसने कर लिया और वापस एक एटीपी जो है एज इट इज उस मायोसिन फिलामेंट के ऊपर हेड पर लग जाएगा। रेड मसल फाइबर और वाइट मसल फाइबर में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि क्या है रेड मसल फाइबर और वाइट मसल फाइबर। रेड मसल फाइबर की हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा थिन है, स्लो है, टॉनिक है। ठीक है, टॉनिक मीन्स जल्दी से जो है वो टूटती नहीं है। ठीक है, थिन है, पतली है, स्लो है, टॉनिक है। और यहाँ पे वाइट वाली कैसी है, थिक है, मोटी है, फास्ट है, बहुत जल्दी जल्दी काम करती है और ट्विच है, टूट जाती है, ब्रेकअप हो जाती है। मायोग्लोबिन जो है इसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई रहेगी। यहाँ पर जब वाइट मसल सेल में बात करें तो रेड का मतलब यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है, ऑक्सीजन ज़्यादा है तो मायोग्लोबिन बहुत ज़्यादा रही मिलेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम आयंस बहुत ज़्यादा कम होंगे क्योंकि जब एनर्जी निकल रही है, एनर्जी बन रही है, वहाँ पर रेड कलर एनर्जी की वजह सिंबलाइज कर रहा है, तो यहाँ पर कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन बहुत कम होगी और यहाँ क्या होगी, ज़्यादा होगी। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा रहेगी। माइटोकॉन्ड्रिया अगेन इसमें बहुत ज़्यादा रहेंगे क्योंकि एटीपी बहुत ज़्यादा रिक्वायर है। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ बहुत कम मिलेंगे, एटीपी की रिक्वायरमेंट बहुत कम है क्योंकि ये टूटना पसंद करते हैं, ट्विच हो जाते हैं जल्दी से। थिक हैं, फास्ट हैं, मोटे रस्से की तरह हैं। एरोबिक मसल्स डेफिनेटली ऑक्सीजन ज़्यादा है तो एरोबिक ही होंगे। ये एनारोबिक मसल है तो लैक्टिक एसिड सिक्रेट होगा यहाँ पर बहुत ज़्यादा। मसल्स में जो क्रम्स बनते हैं, आप बहुत ज़्यादा जॉगिंग कर लो, रनिंग कर लो तो कुछ पेन होने लग जाता है लेग्स में, मसल्स में क्रम्स होते हैं, वो लैक्टिक एसिड की वजह से होते हैं। स्लो एंड सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन है इसकी। रेड मसल फाइबर की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो स्लो है, सस्टेन्ड है। और थिक वाली जो मसल्स हैं, वाइट मसल फाइबर्स हैं, उनकी फास्ट कॉन्ट्रैक्शन है पर बहुत जल्दी फटीग हो जाती है, बहुत थोड़े टाइम में ही, ज़्यादा वर्क नहीं कर पाती है। एग्जाम्पल एक्सटेंसर मसल्स ऑफ बैक, जो रेड मसल फाइबर है उनका एग्जाम्पल सिटिंग और स्टैंडिंग वाली मसल फाइबर से ले सकते हैं क्योंकि आप कितना मर्जी कोशिश कर लो वो हार नहीं मानती हैं जल्दी जल्दी। बैकबोन वाली जितनी भी मसल्स हैं, एक्सटेंसर मसल्स हैं, वो सिटिंग और स्टैंडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसी वजह से आप इरेक्ट एकदम सीधे बैठ सकते हो अपनी क्लासरूम्स में। फाइट मसल्स ऑफ वल्चर एंड ईगर, ईगर और वल्चर की जो फाइट मसल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, रेड मसल फाइबर्स। ठीक है, वाइट मसल फाइबर्स का एग्जाम्पल है फ्लाइट मसल्स ऑफ स्पैरो, स्पैरो बहुत कम उड़ती है, स्पैरो जो है हाउस स्पैरो बहुत कम उड़ती है और बहुत जो है जल्दी थक जाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई बॉल मसल ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन की जो आई बॉल मसल्स हैं वो भी बहुत जल्दी फटीक जाती हैं, तभी आप बार बार ब्लिंक करते हो। आईज ब्लिंक क्यों करती हैं बार बार, इसी वजह से करती हैं। नेक्स्ट देखिए कोरीज साइकिल, कोरीज साइकिल क्या कह रहा है, पायरुविक एसिड है। पायरुविक एसिड जो है जब बहुत ज़्यादा मसल्स फटीक हो जाती हैं तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। लैक्टिक एसिड आगे जाके ग्लाइकोजन मसल्स में, मसल से फिर वो वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद वो ग्लाइकोजन में फिर लीवर में कन्वर्ट होता है और लीवर से वो फिर वापस ग्लाइकोजन जो है लैक्टिक एसिड में बनता है। इसका रिवर्स प्रोसेस देख लें, ये प्रोसेस हमने बात की है ग्लाइकोनियोजेनेसिस की। रिवर्स प्रोसेस क्या है, रिवर्स में हम बात करें लैक्टिक एसिड ग्लाइकोजन की फॉर्म में लीवर में स्टोर हो जाता है। लीवर में स्टोर होने के बाद वो ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज बनाने के बाद वो ग्लाइकोजन फिर बनाता है मसल्स में। मसल्स में ग्लाइकोजन बनने के बाद जब आप वापस रनिंग करते हो, जॉगिंग करते हो तो वापस फटीक होता है तो वो लैक्टिक एसिड फिर बनने लग जाता है। लैक्टिक एसिड फिर वापस पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये है आपका कोरीज साइकिल। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं स्केलेटल सिस्टम की। स्केलेटल सिस्टम में क्या है, हमारे पास डिफरेंट स्केलेटल्स हैं। पहले हम दो डिफरेंट टाइप की बात कर लें, कार्टिलेज की और बोन की बात कर लें। इसमें हम लोग बात करेंगे कॉन्ड्रोइटिन की, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट जो आगे जाके सॉल्ट बनाता है और सॉफ्ट मैट्रिक्स की फॉर्मेशन करता है। स्केलेटल सिस्टम है, उसमें स्केलेटल सिस्टम में कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट कंपाउंड है जो आगे जाके सॉल्ट बनाता है, सॉल्ट बना के वो सॉफ्ट मैट्रिक्स की फॉर्मेशन करता है। कार्टिलेज की जो स्टडी है उसको कॉन्ड्रियोलॉजी कहते हैं। सिंगल सेल जो है उस कॉन्ड्रियोब्लास्ट है, कॉन्ड्रियोब्लास्ट है, कॉन्ड्रियोक्लास्ट है और कॉन्ड्रियोसाइट है। ऐसे ही बोन की स्टडी ऑस्टियोलॉजी है।
बोन जनरली जो है कैल्शियम बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो जाते हैं, इसकी वजह से बोन बनती हैं। यहाँ पर हमने कार्टिलेज की बात की थी। कार्टिलेज में कॉन्ड्रोटिन सल्फेट कंपाउंड है, सॉल्ट की फॉर्मेशन करता है और आगे जाके सॉफ्ट मैट्रिक्स बनाता है। ये कार्टिलेज की स्टडी है डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर। बोन जो है वो कैल्शियम आयन रिच होने की वजह से बनती है, कैल्शियम के सॉल्ट की वजह से बनती है और इसका जो मैट्रिक्स है वो हार्ड रहेगा। ऑस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ बोन है, ऑस्टियोब्लास्ट है, ऑस्टियोक्लास्ट है, ऑस्टियोसाइट है, सिंगल सेल ऑस्टियोसाइट है, ऑफ बोन, सिंगल सेल ऑफ कार्टिलेज कॉन्ड्रियोसाइट है। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को हम 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, एक्सियल स्केलेटन में और एपेंडिकुलर स्केलेटन में। एक्सियल स्केलेटन में हमारे पास 80 बोन्स हैं और एपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 हैं। टोटल कर ले हमारे पास कितनी है, 206 बनेंगी। स्कल 29 मसल्स बोन्स का मिलकर बना हुआ, रिब्स 24, स्टर्नम 1, स्टर्नम इज अ टाई बोन, ठीक है, वो हमेशा 1 ही रहेगी। वर्टिब्रल कॉलम 26, तो रिब्स क्या है 24, स्कल क्या है, उसमें कितनी बोन्स हैं 29, रिब्स 24, स्टर्नम 1, वर्टिब्रल कॉलम 26। अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या है, इसमें 126 बोन्स मिलेंगी लिम्स और गिर्डल्स की। लिम्स हमारे पास 2 हैं, 4 लिम्स और हिंड लिम्स, जिसमें 60-60 दोनों रहेंगी ईच। गिर्डल्स पेल्विक गिर्डल और पेक्टोरल गिर्डल 2-4, पेल्विक में 2 है और पेक्टोरल में 4 है। तो ये आपका ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। फर्स्ट हम लोग बात करें एक्सियल स्केलेटन की। एक्सियल स्केलेटन में हम बात करेंगे स्कल, स्टर्नम, रिब्स और वर्टिब्रल कॉलम। स्कल 29 बोन्स, स्टर्नम 1, रिब्स 24, वर्टिब्रल कॉलम 26। स्कल में हमारे पास डिफरेंट है, ठीक है, इनकी बात कर लेते हैं। 29 कैसे बनेंगी, क्रेनियम, पैराइटल, क्रेनियम 8, पैराइटल 2, इथेमॉइड 1, स्फेरॉइड 1, टेम्पोरल 2, ऑसिपिटल 1, फ्रंटल 1। ये आपके स्कल की बोन्स हैं, ठीक है। फेशियल में 14 है, मैक्सिला 2, मैंडिब। अब ये देखिए क्रेनियम, फेशियल, ईयर, ऑसिकल, हायोइड। हायोइड आपकी बिल्कुल जहाँ पे टंग रहती है वहां पर रहती है, ठीक है, हायोइड बोन। तो क्रेनियम की 8 गिननी है हमें, पैराइटल 2, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्रेनियम के अंदर। स्कल की बात कर रहे हैं, क्रेनियम में 8 है, पैराइटल 2, थेमॉइड 1, स्फीरॉइड 1, टेम्पोरल 2, ऑसिपिटल 1, फ्रंटल 1। फेशियल 14 बोन्स गिने हम लोग, कैसे बनेंगी, मैक्सिला 2, मैंडिबल 1, वोमर 1, लेक्राइमल 2, इंफीरियर टर्बिनल्स 2, पैलेटाइन 2, जाइगोमेटिक 2। ईयर ऑसिकल 6 गिननी है, तो मैलस 2, इंकस 2, स्टेपिस 2, हायोइड 1। नेक्स्ट हम लोग रिब्स गिन लें। रिब्स 24 कैसे होंगी, 24 गिननी है, 1 to 7 पेयर। 2 रिब्स क्या रही हैं, 8, 9, 10। फॉल्स रिब्स क्या रहे हैं, 11, 12 जो है। फ्लोटिंग रिब्स क्या रहे हैं, फ्लैट बोन जो इसकी होती है स्कैपुला और स्टर्नम रहती है, ठीक है। नेक्स्ट देख लें, वर्टिब्रल कॉलम की 26, सर्विकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रल 5। 5 जो है एक कंबाइन होकर जो है बनाती है। अगर 1 की गिनती आपको उसमें दे रखी है तो दैट मीन्स 1 जो है 5 जो है कंबाइन होकर के एक बनाएंगी सैक्रल। कॉकेगियल 4 है एक्चुअल में, लेकिन ये कंबाइन होकर के 1 बना रही है। तो आप 26 गिनेंगे, इसको कैसे गिनेंगे, 19, 19 and 10, 29, 29 और 4 ज्यादा हो गई, 29 और 4 33 हो गई, 33। लेकिन अगर हम लोग इसमें से ये कम कर दें, 4 और 3, 7, 33 में से 7 कम कर दे तो आपके पास 26 पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी 26 ऐसे गिनी जाएंगी। जॉइंट्स की बात कर लें, जॉइंट्स में हमारे पास साइनेरोथ्रोसिस है, डायथ्रोसिस है और एम्फियरोथ्रोसिस है। साइनेरोथ्रोसिस की बात कर लें, ये फाइब्रस जॉइंट है। नो एनी टाइप ऑफ मूवमेंट टेक्स प्लेस, किसी भी तरह की कोई मूवमेंट नहीं होती है, फाइब्रस जॉइंट है। अगर ज्यादा मूवमेंट करेंगे तो फाइबर्स ब्रेक डाउन हो जाएंगे। सर्चर्स ऑफ क्रेनियम स्कल, जो स्कल है उसके क्रेनियम में डिफरेंट जो हमने बोन्स पढ़ी हैं, 8 बोन्स पढ़ी हैं, तो 8 कैसे उसमें जुड़ी रहेंगी आपस में। वो 8 बोन्स सर्चर्स में जो जुड़ी रहती हैं, सर्चर्स को फिल करने का काम ये करती है, साइनेरोथ्रोसिस करते हैं, ठीक है।
डेंस फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू, जो कौन सा टिश्यू लगेगा इसमें, डेंस फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, ताकि बहुत सॉलिड तरीके से वो आपस में जुड़ी रहें। फाइबरस बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं। डायथ्रोसिस में क्या है, साइनोवियल जॉइंट्स रहेंगे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, हिंज जॉइंट, पाइवेट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, एडल्ट जॉइंट, ये अलग अलग जॉइंट्स इसमें डिस्कस करते हैं जो हम डायथ्रोसिस में डिस्कस करते हैं, जिनको साइनोवियल जॉइंट्स भी कहते हैं। ठीक है, कॉमन लैंग्वेज में हम साइनोवियल जॉइंट्स कहते हैं। डायथ्रोसिस एक तरह के जॉइंट्स हैं। यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में हिप जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट है, जबकि हिप जॉइंट है और शोल्डर जॉइंट है वो बॉल एंड सॉकेट की तरह फिक्स हुए हुए हैं। हिंज जॉइंट जो है वो आपका एल्बो जॉइंट है, नी जॉइंट है। जॉइंट्स बिटवीन फेलेंजेस, फेलेंजेस क्या होते हैं, ये आपके जो फेलेंजेस होते हैं, ठीक है, 14 रहते हैं। ठीक है, फेलेंजेस में ये जॉइंट्स रहते हैं। एल्बो में आपकी नी में ये जॉइंट्स रहेंगे। पाइवट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। अब ये एटलस और एक्सिस कौन सा है, ये आपके जो यहाँ पर लास्ट जो आपकी वर्टिब्रल कॉलम का फर्स्ट और आपका क्रेनियल जो है, क्रेनियम का जो लास्ट है वो कनेक्ट रहेगा, वो पाइवट जॉइंट रहेगा। ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ रहेगा, बिटवीन कार्पल्स ऑफ फोर लिम्स के कार्पल्स में। फोर लिम्ब के कार्पल्स कहाँ होते हैं, देखिए जैसे ये हाथ है, इस हाथ में ये वाला जो पोर्शन है ये तो फेलेंजेस है। ठीक है, ये फिंगर लाइक जो पोर्शन है ये आपकी मेटाफेलेंजेस और फेलेंजेस आ जाती हैं। जब हम पैर की बात करेंगे तो पैर में यही चीज जो है कार्पल्स और मेटाकार्पल्स आती है। कार्पल्स क्या रहेंगे, ये वाली चीजें रहेंगी पैर की। ठीक है, ये कार्पल्स हैं, ये देखिए ये जो बोन्स दिख रही हैं, वेन्स पे मत जाइए, जो बोन्स दिखती हैं, ठीक है, 5 डिफरेंट बोन्स होंगी, वो जो है वो कार्पल्स हैं। एम्फियाथ्रोसिस में क्या आएगा, कार्टिलेजस जॉइंट्स रहेंगे। लिमिटेड मूवमेंट्स आर प्रेजेंट, लिमिटेड मूवमेंट्स इसमें मिलेंगे आपको। एग्जांपल प्यूबिक साइन ऑफ सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस फाइब्रस कार्टिलेज है, इंटीवर्टिब्रल डिस्क है। प्यूबिक सिम्फाइसिस फाइब्रस कार्टिलेज है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। ठीक है, डिसऑर्डर रिलेटेड टू स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स क्या हैं, फर्स्ट अर्थराइटिस में क्या है, इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स। अर्थराइटिस इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स में है, आपके जो जोड़ हैं उनमें सूजन आ जाना, मेरे जोड़ों में भी आ सकती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, एज रिलेटेड डिसऑर्डर है जो उम्र के साथ आता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर की फॉर्मेशन हो जाती है। बहुत कम साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट हो रहता है। डिजनरेशन ऑफ कार्टिलेज, ये देखिए ये नॉर्मल है, 2 बोन्स हैं उसके बीच में एक साइनोवियल जॉइंट है। ठीक है, और धीरे धीरे क्या है, नीचे वाली बोन में एक हुक लाइक स्ट्रक्चर बनती जा रही है, निडल लाइक स्पर बनते जा रहा है। फॉर्मेशन ऑफ स्पर बनने से क्या होगा, ये जो कार्टिलेज है धीरे धीरे डीजनरेट होने लगेगा, साइनोवियल फ्लूइड भी कम होता जाएगा। अब रूमेटाइड अर्थराइटिस क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, अपने आप हो जाता है ये, अपनी बॉडी जो है खुद की बॉडी फॉरेन पार्टिकल से लड़ना बंद कर देती है। साइनोवियल फ्लूइड इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। जो छोटे छोटे जॉइंट्स है ना, जैसे ये फिंगर दिखाई है, फिंगर के छोटे छोटे जॉइंट्स जो हैं, ये फिंगर के जॉइंट्स जो हैं, यहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, उसमें स्वेलिंग हो जाएगी जॉइंट्स में। देखिए ये इन्फेक्टेड है रूमेटाइड अर्थराइटिस का, स्वेलिंग हो जाएगी, एक्सट्रीमली पेनफुल कंडीशन है। आपके फिंगर्स हैं, लिम्स हैं, वहाँ पर जगह जगह पेन होना शुरू हो जाएगा। गाउट क्या है, डाइटरी डिसऑर्डर है जिसमें डिपोजिशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ यूरिक एसिड इन बिटवीन जॉइंट्स के बीच में यूरिक एसिड के क्रिस्टल डिपॉजिट हो जाते हैं, उसको गाउट कह रहे हैं। सेकेंड जो टाइप बात करेंगे, ऑस्टियोपोरोसिस एज रिलेटेड डिसऑर्डर है जिसमें बोन डेंसिटी कम हो जाती है, जनरली ये फीमेल्स में होता है। ऑस्टियोब्लास्ट कम हो जाएगा, ऑस्टियोसाइट बढ़ जाएंगे। मेनोपॉज कंडीशन में क्या होगा, एस्ट्रोजन जो है बहुत जल्दी ज़्यादा ड्रॉप डाउन हो जाएगा। डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर सिस्टम, मायस्थीनिया ग्रेविस। मस्कुलर सिस्टम की बात करें, पहले हमने स्केलेटल सिस्टम की बात की थी। मायस्थीनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, अफेक्ट कर रहा है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को।
जब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट करेगा तो दैट मीन्स वहाँ पे कहीं पे भी इलेक्ट्रिक करंट जनरेट इम्पल्स जनरेट नहीं होगा, लीडिंग टू फटीग, जल्दी जल्दी फटीग हो जाएगा, थकावट जल्दी होगी, वीकनिंग होगी, बहुत कमजोरी महसूस होगी और हो सकता है पैरालिसिस भी हो जाए स्केलेटल मसल्स का। मस्कुलर डायस्ट्रॉफी क्या है? डिस्ट्रोफिन प्रोटीन है एक तरह का 2.4 मिलियन बेसिस उसमें प्रेजेंट रहते हैं। प्रोग्रेसिव डीजनरेशन होता है स्केलेटल मसल्स का, मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर, एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी रहती है। टेटनी रैपिड स्पैम्स हैं, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस हैं इन मसल्स ड्यू टू लो कैल्शियम्स इन बॉडी फ्लूइड। आपकी बॉडी फ्लूइड में ब्लड प्लाज्मा में कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा लो है तो उस कंडीशन में टेटनी होगा, रैपिड स्पैम्स हो जाएंगे, अचानक से हाथ पैर अकड़ने लग जाएंगे, हार्मोनल डेफिशिएंसी डिजीज है ये। होपफुली आप सभी स्टूडेंट्स को ये चैप्टर पसंद आया होगा। इन केस इसमें आपको कुछ भी डाउट्स हैं तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट्स में सेक्शन में अपनी क्वेरी पुट डाउन कर सकते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको मैक्सिमम शेयर करें, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक तो ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।